हमारी आज की क्लास है आउटलाइन मेकिंग के लिए। और इसमें जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कह लें याद दहानी है, शायद उनके लिए तो कोई नई बात ना हो। चंद छोटी छोटी बातें जो स्टूडेंट्स को आखिर तक कंफ्यूज करती हैं। और कुछ पैटर्न्स हैं जो मैंने स्टूडेंट्स के ऑब्जर्व किए हैं। तमाम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स में कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं आउटलाइन में, आखिर तक करते हैं। तो इस वजह से बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ आउटलाइन, कुछ जो टीचर्स हैं उनके लिए चूंकि ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेटजी भी है स्टूडेंट को तैयारी करवाने की। और आउटलाइन की इम्पोर्टेंस ये भी है कि पैराग्राफिंग कभी भी उतनी रिक्वायर्ड नहीं है जितनी आउटलाइन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट के माइंड में एस्टिमेट क्या हो। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट अगर एग्जाम में जा रहा है तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ आउटलाइंस दैट स्टूडेंट शुड राइट। सबसे पहली बात ये, let's suppose as a student I have decided that I won't be preparing a lot of themes and I would just prepare 2 or 3 themes, 2 से 3 themes। मैंने डिसाइड कर लिया मैं ग्लोबलाइजेशन तैयार कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन तैयार कर रहा हूँ और मैं क्लाइमेट चेंज तैयार कर रहा हूँ, या मैं ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी और एआई तैयार कर रहा हूँ। ये 3 थीम्स हैं। एक सीधा सीधा जो फार्मूला आप सबके माइंड में होना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि अब आप अभी पिछला पेपर ही देख लें। सीएसएस का जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें ऐसे बच्चे एआई पे क्या कुछ नहीं करके गए। मतलब एआई इतना एक वास्ट वो फील्ड है, ह्यूमन क्रिएटिविटी के साथ रिलेट किया, एजुकेशन सेक्टर के साथ रिलेट किया, डिफेंस के साथ रिलेट किया, ग्लोबल पीस के साथ रिलेट किया, क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट किया, गवर्नेंस के साथ रिलेट किया। इवन जो है वो एक मैंने ऐसे पढ़ा, स्टेटमेंट देखी, हाउ टेक्नोलॉजी इज शेपिंग ग्लोबल डिप्लोमेसी। जस्ट इमेजिन कि एग्जामिनर किस हद तक अपने एनालिसिस को स्टूडेंट से एक नैरो, एक स्पेसिफिक डोमेन में एनालिसिस डिमांड कर रहा है। तो एआई पे बच्चों ने जितना मर्जी काम किया, पेपर में क्या आया, साइबर सिक्योरिटी। अगरचे वो बहुत ज्यादा रिलेटेड था इन कॉन्सेप्ट से, लेकिन कितना ज्यादा मतलब एग्जामिनर ने फिर भी आपको फंसा लिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे एग्जामिनर के पास इतनी डाइवर्सिटी है मौजूआत की, उसमें अगर आप कोई एक एरिया सेलेक्ट करते हैं कि मैंने एआई पे काम करना है, तो फिर सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 10 आउटलाइंस, 10 आउटलाइंस से नीचे आप लोग इमेजिन भी ना करें। मतलब मैं कोई कोई जल्लाद नहीं हूं कि जो आपको इतना ज्यादा लिखने का काम दे रहा हूं। कोई स्टूडेंट ये इमेजिन भी ना करे कि एट लीस्ट 10 आउटलाइंस से नीचे यू कैन क्लेम दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ थीम। एक थीम आपका नहीं प्रिपेयर्ड होगा जब तक आप 10 आउटलाइंस नहीं लिख लेते। पहला सबक हमारे लिए आउटलाइन राइटिंग के बारे में ये हो गया कि जो है वो एटलीस्ट 10 आउटलाइंस होना थी। अब दूसरी बात, चूंकि एआई के आने के बाद एक डेंजर तो ज़रूर, मतलब एक बहुत ख़तरनाक टेंडेंसी सामने आई है। वो ये है कि पहले हम लोग जब आउटलाइन लिखते थे तो हमारा नॉर्मल जो पैटर्न, हमारा जो एक रेगुलर पैटर्न था वो क्या था, को 5 7 8 10 आर्टिकल्स पढ़ लिए, कोई एक अच्छा रेलेवेंट रिसर्च पेपर मिला तो वहां से काम हो गया, यूट्यूब से कोई 4 5 लेक्चर्स देख लिए, साथ में किसी दोस्त का लिखा हुआ ऐसे देख लिया। तो स्टूडेंट पढ़ते 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 एक प्रैक्टिस से गुजरता था और उसके बाद जाके लिखता था। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग अब अगर एआई की हेल्प लेते हैं आउटलाइन लिखने में, आउटलाइन तो आपने एआई की हेल्प से बना ली, लेकिन उसमें मतलब आउटलाइन लिखवाने का बेसिकली किसी भी टीचर का जो पर्पस होता है, जो उसका, उसके पीछे जो एक रैशनेल है आउटलाइन के पीछे, वो ये है कि बच्चा अब अगर पैराग्राफ कम भी लिख ले तो चलेगा, लेकिन आउटलाइन का मतलब ये है कि बच्चे की उस टॉपिक पे रिसर्च कंप्लीट हो गई है। ये सीधी सीधी बात है। आप तब तक आउटलाइन लिख नहीं सकते जब तक आपने एक टॉपिक को एटलीस्ट किसी स्पेसिफिक एंगल से पढ़ नहीं लिया पूरी तरह। लेट सपोज मैंने कह दिया कि जो है वो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं। अब सबसे पहले तो मैं इस पे रिसर्च करूंगा ना, सबसे पहले तो इस पे मैं पूरी तरह पढ़ूंगा, मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी, मेरी आउटलाइन मेरी रिसर्च का प्रोडक्ट होगी। अब ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। अब सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो चैट जीपीटी की मदद से आउटलाइन लिखता है, रिसर्च बाद में कर रहा होता है। यहां से आपके समझने की बात यह है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आउटलाइन बना रहे हैं तो आप लोगों की ये, मतलब आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि पैराग्राफ जब आप पेपर में खास तौर पे जाके लिखेंगे विदाउट रिसर्च,
तो वहां पे आप स्टक होंगे ही होंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो अगर आपने एआई की हेल्प से आउटलाइन लिखी है, उसके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आए हैं, कुछ चीजें जो आपको बस बनी बनाई मिल गई, जो आपके माइंड ने रियलाइज भी नहीं किया, कि लेट्स सपोज अगर मैं खुद रिसर्च कर रहा होता, तब मैं अगर किसी चीज की, यहाँ पे एआई ने मुझे 7 काजेज दिए हैं तो 4 काजेज तो शायद मैं लिख लेता, 4 के बाद जो नेक्स्ट 3 काजेज थी वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होनी थी। स्टूडेंट को ये रियलाइज नहीं होता कि मैं अगर खुद पढ़ के लिख रहा होता तो मेरे लिए फिर ये चीजें कितनी मुश्किल हो जाती। तो एआई ने आपको बड़ा रेडीमेड मटेरियल तो दे दिया है, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने आप से ऑनेस्ट रह के ये चीज देखें कि इस जो एआई ने मटेरियल मुझे प्रोवाइड किया है, इसमें कितनी चीजें हैं जिनका मुझे नहीं पता। और वो आपके माइंड में टाइमलाइन होनी चाहिए कि आपने, हो सकता है आप 20 मतलब 30 से 40 आउटलाइन लिखें, लेकिन उन सभी पे फुल लेंथ एसेस ना लिख सकें। फुल लेंथ एसेस तो आप मर मरा के 10-15 टॉपिक्स पे ही लिखेंगे ना, अगर आपके पास स्पेसिफिकली टाइम भी कम है। तो अब वो जो तमाम एरियाज रह गए जिन पे आपने आउटलाइंस तो लिखनी लेकिन पैराग्राफ नहीं लिखे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब उन आउटलाइंस को एटलीस्ट हमने रीडिंग की हद तक, क्विक रीडिंग की हद तक पढ़ना जरूर है। और उसका पैटर्न यही हो सकता है कि बजाय उस पर फिर आप बहुत लंबा चौड़ा पढ़ें, आप ट्रस्ट कर सकते हैं एआई ने जो आपको आउटलाइन दी है, उसी आउटलाइन के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को सर्च कर लें। साथ साथ सर्च करके उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आप एक्यूमुलेट करें, जहां भी नोट करना है या याद करना है, कहीं किसी जगह पे माइंड में बिठाना है, या जैसे भी उसको सेव करना है उसके सिर्फ रेफरेंसेस सेव करने हैं। ये अब किस हद तक पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। बट वेन एवर यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ एआई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उसको मैंने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। क्या मैंने अगर आउटलाइन लिख दी तो मैं एक एक्सरसाइज से गुजर गया। आउटलाइन लिखने का मतलब ये है कि आपकी उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च पूरी है, और ये है वो लेवल जो आपने अचीव करना है। आप मेरी तरफ से, मतलब ये इतना आसान टास्क है एआई की हेल्प लेके आउटलाइन लिखना। आप सुबह बैठे, फजर पढ़ के नाश्ता करके आप बैठें, रात 12 बजे आप उठें, आप एक दिन लगा लें, आप लिख लेंगे 40 आउटलाइंस। क्योंकि आपने, एआई ने तो आपको लिख के दे देनी उनको, तो आपने पेपर पे रिप्रोड्यूस ही करना है ना। तो आप तो 40 आउटलाइंस एक दिन में लिख सकते हैं। असल ये टारगेट है नहीं, असल पर्पस ये है कि अगर आपको एक ऐसा सोर्स मिला है जो आपका टाइम सेव कर रहा है, तो वाइल सेविंग योर टाइम आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को नहीं भूलना। ये होगी एक बात। दूसरी बात, जो एआई से हेल्प लेके अगर आप आउटलाइन बनाते हैं, तो वो ये है कि एआई, आप तकरीबन कोई 20 से 30 नहीं, आप 10 आउटलाइन एआई से लिखवाएं, उसके बाद रैंडम किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ ऐसे पढ़ें। यू विल फील, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द आउटलाइन प्रोवाइडेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिटन बाय अ स्टूडेंट। आपको साफ वाज़ेह फर्क पता चल जाएगा कि ये किसी स्टूडेंट की अपनी लिखी हुई आउटलाइन है, और ये एआई की तरफ से आई हुई आउटलाइन है। यह चीज एग्जामिनर को फील नहीं होनी चाहिए कभी भी, कि भले ही आप मतलब खुद लिख रहे हो, एग्जामिनर को कभी भी ये बात फील ना हो कि इसका जो राइटिंग का जो स्टाइल है वो एआई वाला स्टाइल है। तो जब भी आप एआई से कुछ लें, मेक श्योर कि उसको आप अपने वर्ड्स दें, उसकी लैंग्वेज चेंज करें। एआई समटाइम्स आपको 3 से 4 वर्ड्स का बड़ा बेहतरीन फ्रेज दे देती है, आप उसको लंबा कर लें। आप उसको 5-6-7 वर्ड्स पे ले जाएं, आपको 2-3 लाइंस पे ले जाएं उस फ्रेज को। एआई समटाइम्स आपको बहुत टेक्निकल जार्गन्स की शक्ल में किसी टॉपिक का की डिटेल्स देती है। आप ऐसे लिख रहे हैं, एआई के किसी एक्सपर्ट के लिए नहीं लिख रहे, बल्कि अंग्रेजी के बंदे के लिए लिख रहे हैं जो अंग्रेजी का टीचर है और अंग्रेजी ही आपकी इवेलुएट करेगा। उसको वो कॉन्सेप्ट्स आसान करके आपने समझाने कैसे हैं, ये आपकी एफर्ट है। तो एआई यूज करने के बाद आपका ह्यूमन इनपुट, के आप फ्रेज एक्सप्लेनेटरी बनाएं, आप फ्रेज में लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर लें, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अगर एआई ने कोई बहुत बुरा, कोई बहुत ज़्यादा सिंपल आपको फ्रेज दे दिया है, तो उसमें थोड़ा सा आप लैंग्वेज की बेहतरी ले आएं, थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज आप यूज़ कर लें। तो जो भी करना है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू आर यूजिंग एआई, वो उसको ह्यूमन इनपुट देना है, ये बहुत ज़रूरी है। आई रिपीट, मेरे पास बच्चे समटाइम्स आउटलाइन लिख के ले आते हैं, मुझे फील ये होता है कि ये एआई से बस उधर से लिखा है, कॉपी किया पेज पर, मेरे पास ले आए हैं। अगर आप लोग ये काम करते हैं तो आप लोगों की लैंग्वेज नहीं डेवलप होगी। जो एक एक आप लोगों ने खुद उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है कि मैंने एक फ्रेज लिखा है, अब इसमें मैं कौन से सिनोनिम यूज कर सकता हूँ, मैं इसकी वोकैब में कौन से डिफरेंट वर्ड यूज कर सकता हूँ, मैं इस बात को और कितने तरीके से लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिखा है डीप रूटेड कल्चर ऑफ करप्शन इन द कंट्री।
तो मैं इसी बात को कितने मुख्तलिफ अल्फाज में कह सकता हूँ, ये आपको एआई तो नहीं ना करवाएगी। आपने तो लैंग्वेज ना ना फिर उधर पेपर में बैठ के तो एआई को नहीं ना कमांड दे सकेंगे कि वो पिक्चर लेके उधर फोन में भेजें कि जी इस पे आउटलाइन लिख के दे दें। वहां पे तो आप बनाएंगे ना। तो अगर इस प्रैक्टिस से आप लोग गुजरे नहीं है, कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की विद वोकैब, तो कोई फायदा नहीं है फिर एआई का। तो लैंग्वेज की प्रैक्टिस वहीं की वहीं रहेगी। आई रिपीट, एआई का सिर्फ एक मकसद है, एआई का सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि थोड़े टाइम में आपको कुछ चीजें दे देना। इसके अलावा अगर आप एआई को कुछ समझते हैं तो वो गलत समझते हैं। एआई का सिर्फ फायदा ये है थोड़े टाइम में, एआई सेव्स योर टाइम, दैट्स इट। इसके अलावा अंग्रेजी के नाम पे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स के नाम पे आपने जो कुछ सीखना है वो खुद सीखना है। हाँ, इसके अलावा जो एआई बहुत अच्छा काम करती है वो ये करती है कि आपको रेफरेंसेस दे देती है, जिनके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा मुशक्कत करना पड़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती। तो वो एआई आपका आपके लिए थोड़ी सी ये वाली आसानी कर देगी। हाँ, एक्सटेंड करें जो भी करें आप, मतलब उसके बाद आपका इनपुट होना ज़रूर चाहिए, आपके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तीसरी बात, आउटलाइन को लेके, नंबर वन, ये चीज़ मतलब मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स क्यों इस तरह करते हैं। अब टीचर्स टॉलरेट करते हैं इस चीज़ को, टीचर्स को मतलब इस चीज़ से कोई स्पेसिफिक मसला नहीं है, एफपीएससी के एग्जामिनर को भी इससे मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों के ये फायदे में है कि आप जितनी सिंपल आउटलाइन बनाएं, जितनी सिंपल आउटलाइन बनाएं, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स, दैट्स इट, दैट्स इट। बहुत से स्टूडेंट्स, अब खास तौर पे ये चीज़ एआई के बाद आने के बाद फिर मज़ीद थोड़ी सी वो भी हो गई है कि एआई जब आपको डाटा प्रोवाइड करती है, एआई समटाइम्स आपको एक हेडिंग देती है, उसकी फिर आपको सब हेडिंग्स बना के देती है, और असल में सब हेडिंग्स में कुछ आपको ऐसा स्पेसिफिक कंटेंट देती है जो आपको एग्जामिनर, जो आपको एग्जामिनर को दिखाना चाहिए था। वो जो हिडन कंटेंट है और एआई की बनाई हुई आउटलाइन में जो कम्प्लेक्सिटी का एलिमेंट है, वो एग्जामिनर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एग्जामिनर के लिए आज भी मेन हेडिंग और सब हेडिंग, यही आउटलाइन का स्ट्रक्चर है। इससे आगे एग्जामिनर नहीं टॉलरेट करेगा। और ये बात मैंने बारहा रिपीट की है कि एक बच्चा 10 पॉइंट्स का या 8 पॉइंट्स का बड़ा अच्छा थीसिस, मतलब अपना मेन जो क्वेश्चन है एग्जामिनर का वो एड्रेस कर रहा है, एबीसी लिखा हुआ है, एग्जामिनर अब उधर गिनने तो नहीं बैठ जाएगा। मतलब आप लोग खुद अगर अपने दिमाग से सोचें, तो ये क्या एग्जामिनर हमारे मतलब चाचा जी का बेटा है कि वो उधर बैठ के गिनने लग जाएगा ABC, 1 2 3 के इसने 9 पॉइंट्स लिखे। वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि अगर आपने उसका जो मेजर क्वेश्चन था उसमें कितने पॉइंट्स लिखे हैं, वो तो 1 2 3 से काउंट करेगा ना। उसको तो नहीं पता कि जो एल जहाँ पे लिखा हुआ है या एम या जहाँ पे जी लिखा हुआ है वहां तक काउंटिंग के हिसाब से कितने पॉइंट्स बनते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है, गलत नहीं है ABC लिखना सब हेडिंग्स के लिए, लेकिन 1 2 3 लिखें तो वो आपके फायदे के लिए है। फिर अब मैं पीएमएस के ऐसे की बात करूं, तो पीएमएस के ऐसे की आउटलाइन में ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा है एक, तो एक सवाल में उसको मिनिमम 6 पॉइंट्स आपने देने हैं, और अगर आप 8 या 9 पॉइंट्स तक चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अब पीएमएस के ऐसे में गलती क्या करके आते हैं आउटलाइन में, मसलन उसने पूछा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। तो अगर कोई बच्चा 4 होप्स लिख दे, 4 हर्डल्स लिख दे और 4 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के लिख दे, तो 12 पैराग्राफ हो गए। 4 होप्स, 4 हर्डल्स और 4 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के 12 पॉइंट्स हो गए। इंट्रो कंक्लूजन मिला के 14 हो गए, और एक जनरल पैरा लगा के लेंथ तो जी बड़ी अच्छी होगी। लेकिन 4 पॉइंट्स, वो मतलब आप लोग वो मैट्रिक का पेपर ले रहे हैं या बीए का ले रहा है पेपर, या क्या आप लोग समझते हैं कि 4 पॉइंट्स का थीसिस दे के आपने एग्जामिनर के ऊपर क्या एहसान किया है? अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं दो, तो फिर भी थीसिस कंप्रोमाइज नहीं होगा। आप भले ही सजेशंस उसको दें आए 3 से 4, लेकिन होप्स एंड हर्डल्स एट लीस्ट 6 6 होनी चाहिए, और 5 5 अगर दें आप तो ये तो हद है। इससे नीचे तो पीएमएस के एग्जामिनर को भी नहीं एक्सेप्टेबल। अब ये मैंने उन तमाम किस्म की आउटलाइंस का आपको एक पैटर्न बताया है, वो तमाम किस्म के एसेस जिनमें एग्जामिनर क्लैरिटी से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, काजेज एंड consequences, टेररिज्म इन पाकिस्तान, impacts and way forward, brain drain in Pakistan, impacts and way forward, brain drain in Pakistan, causes and impacts, democracy in Pakistan, hopes and hurdles। अब ये वो तमाम जो चीज़ें हैं, इनमें एग्जामिनर आपसे 2 सवाल पूछ रहे हैं। इस सूरत में जब एग्जामिनर आपसे 2 सवाल पूछे, तो मतलब ना ऐसे लिखना ये बेहतर है, ऐसे के पेपर से उठ के आ जाना ये बेहतर है, बजाय उसको 4 4 पॉइंट्स देने के।
वो भी एक पीएमएस के ऐसे में, 100 नंबर के ऐसे में, जो एक बहुत कंपेटिटिव एग्जाम है। 5-5 दे दें तो ये मुनासिब लेंथ है जो एक्सेप्टेबल है। 6-6 पॉइंट्स अगर आप उसको दें दोनों क्वेश्चंस में, तो फिर जाके आपने एक मुनासिब लेंथ दी है एग्जामिनर के पूछे गए 2 क्वेश्चंस में। अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे एक, तो अब काज आप लिखते हैं या वे फॉरवर्ड लिखते हैं, नो डाउट वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। येट वो लेस रेलेवेंट, लेस इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ दैट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने आपसे एक सवाल पूछा, अब पीएमएस में चूंकि किसी ने, अल्लाह के बंदे ने ये बता दिया स्टूडेंट को कि जी 2 घंटे का ऐसे है और ये तो ऐसे कोई इतनी वक़्त नहीं रखता, तो एक हरकत और करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं कि एग्जामिनर ने जो असल क्वेश्चन पूछा वो, और जो लेस इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उनको बराबर बराबर पॉइंट्स एलोकेट करके आ जाते हैं। उसने कहा क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। 5 पॉइंट से लिख दिए कि फ्यूचर कैसे डिसाइड करते हैं, 5 ही वे फॉरवर्ड दे दिए। उसने पूछा आपसे वे फॉरवर्ड, जो आप उसके भी 5 पॉइंट्स रखें और क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन के भी 5 पॉइंट्स लिखें। अगर तो आप उस ऐसे को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, मतलब 2 हेडिंग्स में, तो फिर तो आप पे लाजिम है कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन में उसमें 8 पॉइंट्स से नीचे तो आप उसको दें ही ना कुछ। 8 पॉइंट्स इसमें हो या 10 पॉइंट्स, फिर आप 5 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के दे ले और इंट्रो कंक्लूजन मिला के 17 पैराग्राफ्स हो गए। 1500 वर्ड्स का ऐसे वो आपसे डिमांड कर रहा है, तो पीएमएस की आउटलाइन के लिए तो 1500 से नीचे बात ही नहीं हो सकती। 15 पैराग्राफ से नीचे तो हाँ, 17-18 आप दे आए तो अब आप आके जो जो 10 पैराग्राफ लिख के पास होता है आप उसे होने दे पास, वो आपके लिए नहीं है अच्छी एग्जाम्पल। वो आपके लिए नहीं अच्छी एग्जाम्पल। आप लोग उसको एक एटलीस्ट 2 हेडर तो बना के आएंगे ना पीएमएस में। 3 ना बनाए कोई मसला नहीं है, 3 ना बनाए, 2 हेडर बना के आएंगे। एक आपने वे फॉरवर्ड का बनाया, एक इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का बनाया, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में 8 से 10 पॉइंट्स होंगे और वे फॉरवर्ड में आपके 4 से 5 पॉइंट्स हो जाए। अब अगर आपने 3 हेडिंग्स बनाई है, तो 3 हेडिंग्स का भी मतलब ये नहीं है कि आप थीसिस को सप्रेस कर देंगे और बाकी हेडिंग्स की लेंथ बराबर रख लेंगे। थीसिस का साइज अब भी कोई 8 पॉइंट्स रहेगा, 7 कर लें, 6 हद है फिर, 6 से नीचे आना नहीं है। 7-8 का थीसिस रहेगा, 4-4 पॉइंट्स आगे हो जाएंगे, 4 एजुकेशन के रास्ते में चैलेंजेस हो जाएंगे, 4 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के हो जाएंगे। अभी भी फिर ये लेंथ लेंथ होगी, तो थीसिस को छोटा नहीं रखना पीएमएस में भी। जी उसामा, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी उसामा। सर अगर फॉर एग्जांपल हम सर अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है, उसमें दो डोमेन उसने सीधी सीधी पूछनी है, उसने वे फॉरवर्ड की डोमेन नहीं पूछी, मतलब कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स पूछनी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो ठीक है। अगर सर हम इसको ही चीज को इतना कर दें, 7 7 पॉइंट्स ले जाएं और वे फॉरवर्ड ना दें, इज इट ओके? हाँ ठीक है, 2 सवाल उसने पूछनी है, वो 2 बता दें आप। लेकिन मैं, मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है कि आपने 7-7 पॉइंट्स बना दिए दोनों के, या 6-6 पॉइंट्स बना दिए। हाँ, एज ए स्टूडेंट एग्जाम में मैं बैठा हूँगा तो मैं उसको सजेशंस भी दे के उठूंगा। उसकी रीज़न है, एग्जामिनर काज इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट सजेशन में होता है। और मेरी नज़र में ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ 6 अटेम्प्ट, और बहुत सारे बच्चों को जो मैंने पढ़ाया उनकी जर्नी की एक्सपीरियंस से मैं इस चीज़ पे क्लियर हूँ कि सजेशंस अनरिटन लॉ हैं ऐसे राइटिंग का। आप उसको दे देना, उसने 2 सवाल पूछे, 6-6 पॉइंट्स का आप उसको काजेज और इम्पैक्ट्स दे दे, बड़ी खूबसूरत लेंथ है। 2 घंटे के ऐसे के लिए आप 6 उसको काजेज दे रहे हैं, किसी चीज़ के 6 इम्पैक्ट्स दे रहे हैं जो उसने 2 चीज़ें पूछे, 4 पॉइंट्स का वे फॉरवर्ड दे दें। पीएमएस में पैराग्राफ की लेंथ तो मसला ही नहीं है, पैराग्राफ की लेंथ ही वो आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जहां से आपने 3 घंटे की बजाय 2 घंटे कर किए जाने वाला ऐसे लिखना है, और उसमें मुनासिब नंबर ऑफ पैराग्राफ्स जो कि आप लोगों को लगता था कि पीएमएस के लिए 10 हैं, हालांकि वो हैं 15 से 17। और सीएसएस में जो स्टूडेंट को लगता है कि उसको 16-17-18 मुनासिब लेंथ है, जो कि 22-23 है, जो कि हद 20 है, तो पीएमएस में आप पैराग्राफ 15 से 17 दें उसको। आप अपना जो जो टाइम है वो पैराग्राफ से मैनेज करते हैं, सीएसएस से छोटा पैरा होता है। बाकी पैराग्राफ या असल तो जो सही मानों में टाइम मैनेज करना होता है स्टूडेंट ने, वो होता है आउटलाइन और इंट्रोडक्शन से, जो कि मेरा अगला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज लेक्चर। वो ये है कि आउटलाइन को वो तमाम लोग जो घंटे से ऊपर लेके गए हैं, मैंने उनको स्ट्रेस भी देखा है। कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई चीज मैंने कंप्रोमाइज होते देखी है। जो लोग आउटलाइन को सीएसएस या पीएमएस में आउटलाइन और इंट्रो को 1 घंटे से ऊपर लेके गए, अभी आप लोगों को जिस मुशक्कत में डाला जा रहा है कि आप एटलीस्ट को 30 आउटलाइंस लिख के जाएं, वो उसका मकसद ही ये है कि पेपर में जाके आप नए सिरे से फ्रांसिस बेकन ना बने बैठे हो।
जो लोग पेपर में जाके फ्रांसिस बेकन बनते हैं वही लोग होते हैं जो फिर पंजाबी में कहते हैं धक्के नाल। वही लोग फिर मतलब बड़े सुकून से 1.5 घंटे पे जा रहे होते हैं, 1.25 घंटे पे जा रहे होते हैं। आउटलाइन और इंट्रोडक्शन का सीएसएस के लिए आइडियल टाइम है 45 मिनट्स। या सीएसएस में चूंकि एक बच्चे के पास 2 घंटे होते हैं तो वो 1 घंटा अगर ले भी जाए आउटलाइन और इंट्रो के लिए तो चलता है। पीएमएस में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके पास आधा घंटा आउटलाइन के लिए और कुछ 10 मिनट्स आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए। एक पैरा ही लिखना है ना, 1.5-2 पेजेस का, वो भी आउटलाइन को सामने रख के। आउटलाइन को सामने रख के अंग्रेजी का पेपर देने जा रहे हैं, अफसर बनने जा रहे हैं, डाले और नीली बत्तियों के ख्वाब लेके जा रहे हैं, तो अंग्रेजी के ऊपर आपसे इतनी एक एक्सपेक्टेशन है कि इतनी एक मेहनत आपने की हुई होगी। या चलें कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी होंगे जो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो ये ख्वाब लेके जो लोग जा रहे हैं उनको इतनी एक अंग्रेजी आनी चाहिए कि आपके सामने आउटलाइन लिखी हुई है, उस आउटलाइन को देख के उसको तरतीब से लिख के आप एक एक 1.5 या 2 पेजेस का एक पैराग्राफ लिख लें जिसको हम इंट्रोडक्शन कह रहे हैं। अगर वो लोग भी आप 20 मिनट में नहीं लिख सकते फिर कोई फायदा नहीं है। तो आउटलाइन में टाइम सेव करने की कोशिश करें, वहां पे जाके पीएमएस के लिए आधा घंटा बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन टाइम है। आधा घंटा पीएमएस के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है आउटलाइन बनाने के लिए। लेट्स सपोज आपने आधा घंटा नहीं बल्कि आपको कोई मतलब 45 मिनट्स लग गए, आपको कोई 40 मिनट्स लगे, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे से कम से कम आप 5 मिनट भी अगर बचा पाएं तो फिर भी बाकी टाइम में पैराग्राफिंग अब पॉसिबल है। पैराग्राफिंग का कभी भी प्रेशर नहीं लेना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से असल टारगेट है आउटलाइन और इंट्रोडक्शन। अगर आउटलाइन और इंट्रोडक्शन आप सलामत रह के लिख गए हैं, उसके बाद आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पैराग्राफिंग कंप्लीट कर पाएं। लेकिन ये क्रिमिनल मिस्टेक होगी कि आप पीएमएस में 50 मिनट्स से ऊपर जा रहे हो और सीएसएस में 1 घंटे से ऊपर जा रहे हो। तो ये सीधा सीधा क्राइटेरिया है। 45 मिनट्स हद 50 मिनट्स, यहाँ तक आप आउटलाइन और इंट्रो अगर लिख चुके हैं तो आप बड़े ही सुकून से पीएमएस के पैराग्राफ लिख सकते हैं। 1 घंटे तक अगर आप पहुंच गए हैं तो फिर आप लोगों की एक्सेप्शनल हैंडराइटिंग स्पीड होनी चाहिए, तब जाके ये आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है कि सर व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ फॉर इंट्रो पैराग्राफ एंड बॉडी पैराग्राफ्स। देखिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ के लिए कोई भी अगर टीचर एक स्पेसिफिक लेंथ रखने की कोशिश करता है या बच्चों को एडवाइस करता है तो ये तो है वैसे ही बेवकूफ़ी कि आप उनको बताएं कि इतने वर्ड्स का होना चाहिए या गिन के बताया जाए कि इतनी लाइंस का होना चाहिए। सीएसएस के लिए सीधा सीधा क्राइटेरिया 1 पेज, और 1 पेज चूंकि लिखना मुश्किल होता है तो वहां पे एग्जामिनर इस बात को ओवरलुक करता है कि आप 4 से 5 लाइंस उससे कम लिख लें। पीएमएस के लिए सीधा सीधा क्राइटेरिया है हाफ पेज से चंद लाइंस ज्यादा। पीएमएस के लिए वो एक पैरा चलेगा 2 घंटे का। ऐसे एग्जामिनर भी इस बात को समझता है कि अब पूरे पूरे पेज का पैराग्राफ लिखना पॉसिबल नहीं है इस टाइम में, तो वहां पे हाफ पेज से जरा आप बड़े पैराग्राफ लिख लें तो चलेगा गुजारा। लाइंस वाइंस या वर्ड्स को आप काउंट ना करें तो बेहतर है। और असल में जो पैराग्राफ का क्राइटेरिया होता है वो तो ये होता है कि आपने जो बात टॉपिक सेंटेंस में की है, आपने चंद मुनासिब एग्जाम्पल्स और कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से अपनी बात को साबित कर दिया। असल क्राइटेरिया पैराग्राफ का ये है ऐसे राइटिंग में कि वो जस्टिफाइड हो, जो बात आपने की हो वो सब्सटेंशिएटेड हो, वो प्रूव हो रही हो, वो एक्सप्लेन हो रही हो, वो समझ आ रही हो। ये है क्राइटेरिया। तो पैराग्राफ हो सकता है किसी का 1 पेज से कभी कभार ऊपर चला जाता हो, किसी का मतलब आधे पेज से कुछ 4-5 लाइन आगे जाके खत्म हो, तो ये डाइवर्सिटी हमेशा एक्सेप्टेबल है एग्जामिनर की नज़र में। उससे अगली बात यह है थीसिस स्टेटमेंट। इस पे मैं आज भी क्लियर हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट ऐसे राइटिंग के रूल्स के मुताबिक आउटलाइन की डिमांड नहीं है कि आउटलाइन में आप उसको थीसिस स्टेटमेंट लिख के दें। हाँ, अगर कुछ लोग इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे को 4-5 लाइंस लिखना चाहते हैं या आउटलाइन की हेडिंग देके उसके नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो बी ब्रीफ। यहाँ पे मेरा मैसेज यही है आप लोगों के लिए कि सेव योर टाइम। यहाँ से जितना आप लोग अपना टाइम सेव कर लें ये सबसे अच्छी बात है, और आगे जाके बॉडी में आप लोग फिलोसफर बने। आउटलाइन का पर्पस एग्जामिनर को सिर्फ वो पॉइंट्स बताना है जिन पे आप आगे जाके बॉडी में लिखने जा रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पे आउटलाइन में कोई उसको एक्सप्लेनेशन देने, कुछ लोग इंट्रो में फ्रेजेस डाल के लिख रहे होते हैं कि मैंने इंट्रोडक्टरी पैरा में क्या लिखना है। भाई नहीं चाहिए उसको यहाँ पे, उसको मेन हेडिंग दे दी इंट्रो की काफ़ी है, आगे इंट्रोडक्टरी पैरा उसने वैसे ही पढ़ना है।
तो एग्जामिनर को नहीं चाहिए कि आप इंट्रो का भी उसको 5 6 या 4 5 लाइंस में या कुछ 4 5 फ्रेजेस में इंट्रो का भी उसको इंट्रो दें, वो नहीं चाहिए। इतना शॉर्ट टेम्पर्ड आप लोग होंगे जो खास तौर पे जो जेंजीज में फॉल करते हैं, आप लोग होंगे इतने शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्जामिनर नहीं है वो आपका सुकून से एटलीस्ट इंट्रोडक्शन जरूर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, जिसमें आज तक फंसे हुए हैं स्टूडेंट के, फ्रेज में होना चाहिए या सेंटेंस में होनी चाहिए आउटलाइन। सेंटेंस में भी एक्सेप्टेबल है, फ्रेज में भी एक्सेप्टेबल है, दोनों की सूरत में एग्जामिनर को कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को दोनों स्टाइल अच्छे लगते हैं, एग्जामिनर को दोनों से मोहब्बत है। हाँ, फ्रेज फॉर्म आपका टाइम सेव करती है। फ्रेज फॉर्म आपसे कोई बहुत कह लें कि फ्रेज फॉर्म में लिखना आसान ज़रूर है। सेंटेंस फॉर्म में आउटलाइन लिखने के लिए आप एग्जामिनर को बोर भी ना करें, बात को बिला ज़रूरत ड्रैग भी ना करें, और उसको रेलेवेंट रहते हुए चीज़ें अच्छे तरीके से डिस्प्ले भी कर सकें, और बहुत लंबा भी ना लिखें। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए सेंटेंस फॉर्म में अगर आप लिखते हैं। क्योंकि जो बच्चा सेंटेंस लिखता है, मैंने ये नोटिस किया है कि जनरली वो 4 लाइंस पे जा रहे होते हैं, और सेंटेंस फॉर्म में बात जल्दी खत्म हो जाती है, तो बच्चे एंड पे आके डिस्कशन ड्रैग कर रहे होते हैं। तो फ्रेज फॉर्म में लिखना आसान ज़रूर है, बट फ्रेज फॉर्म की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट एंड ऐसे राइटिंग के रूल्स के मुताबिक वो यही है कि फ्रेज के नीचे तो आप बाहर सूरत उसको रेफरेंसेस दें, जिसको हम केस इन पॉइंट कह देते हैं, सबऑर्डिनेट पॉइंट कह देते हैं, रेफरेंस कह देते हैं, केस स्टडी कह देते हैं, या इनमें से कुछ भी ना लिखें, बस नीचे उसको कोई फैक्ट एंड फिगर या उस पॉइंट की कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या किसी बुक का रेफरेंस या कोई किसी केस स्टडी, किसी कंट्री की, किसी कंट्री का नाम, कुछ ना कुछ आप उसको बताते ज़रूर हैं। बाकी सेंटेंस फॉर्म में जो लोग लिखते हैं रिकमेंडेड, उनके लिए भी है कि वो लोग भी लाजमी रेफरेंसेस लिखें नीचे, क्योंकि आजकल इस चीज़ की वो एक हैबिट बन चुकी है। आगे जी, बेस्ट ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू कनेक्ट। बेस्ट ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस कोई मुश्किल नहीं है, बड़े सीधे सीधे हैं। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं तो हमारी उर्दू ज़ुबान में कितने वो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। उर्दू में हम बिल्कुल इसी तरह, इसके अलावा, मजीद बरा, इस तरह ये चांदे की है ना। इसी तरह इंग्लिश में भी एग्जामिनर इस चीज़ से कभी भी माइंड नहीं करता, क्योंकि वो हैं लिमिटेड। वो चंद की वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं एज ए कनेक्टर। तो वही हैं, आल्सो, इन एडिशन, सिमिलरली, फर्दर मोर, फर्दर, बिसाइड्स, इन द सेम मैनर, इन द सेम फैशन, इन द सेम वेन, VEIN, इन द सेम वेन, यही है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, ऑन दी अदर हैंड, बस यही है जो यूज़ होते हैं। और यही कनेक्टर आपने तरतीब से यूज़ करने हैं कि उसको मतलब पहले तीनों पैराग्राफ में सिमिलरली ना नज़र आ जाए। एक में सिमिलरली नज़र आए, एक में फर्दर नज़र आए, एक में फर्दर मोर नज़र आ जाए, एक में इन एडिशन नज़र आ जाए, एक में इन एडिशन टू दिस नज़र आ जाए। इस तरह करके आप इनको ज़रा तरतीब से यूज़ करते रहें। और ये फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, टेंथली, ट्वेंथली ये नहीं यूज़ करना। ये फर्स्टली, सेकेंडली बहुत बुरे कनेक्टर्स हैं, इनसे अवॉइड करें। ये मैट्रिक वालों को यूज़ करने दें, उनसे एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, आप पे ज़रूर गुस्सा होगा। और जनरली जो पहला है उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कह दिया जाता है, और लास्ट के लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट कह दिया जाता है, लास्ट जो पैराग्राफ किसी चीज़ का हम लिख रहे हो। इसके अलावा आउटलाइन में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिसको मतलब मैंने एज ए पैटर्न ऑब्जर्व किया अपने तमाम स्टूडेंट्स में, वो ये है कि इस चीज़ की गलती बच्चा ज़रूर करता है कहीं ना कहीं, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको एक पहले देने के बजाय एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देगा, फिर एक लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देगा। तो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को जहन में रखें। अगर मैं आपसे पूछूं जी, हाँ जी फलां एक्सट्रीमिज्म के क्या काजेज हैं, अब एक्सट्रीमिज्म के काजेज में अगर आप मुझे स्टार्ट में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता देंगे जो कि वाइडली एक्सेप्टेड होंगी, जो कि वाकई ही इंपॉर्टेंट काजेज होंगी, तो मैं पहले 3 4 पॉइंट्स से ही सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पहले ही 3 4 पॉइंट्स में कोई एक दो पॉइंट्स बड़े लेस रेलिवेंट नज़र आ गए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आउटलाइन में ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस का ख्याल रखें। और रफ ड्राफ्ट में आप लोग जब आउटलाइन बनाते हैं तो रफ ड्राफ्ट के टाइम पे बेसिकली आप डिसाइड करते हैं कि अब इन पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 1 कौन सा होगा। यहाँ ये जो मैंने रफ ड्राफ्ट में पॉइंट्स बनाए थे, यहाँ पे अब जब मैं अपना एक्चुअल ड्राफ्ट बनाऊंगा तो वहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कौन सा होगा। तो इस तरह आपने नंबरिंग देनी है। बाकी आउटलाइन पे मज़ीद कोई डिस्कशन हुई, मज़ीद कोई हमारी कन्फ्यूजन्स हुई तो उस पर इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। आज के लिए कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताई थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स थे। तो ख़ास तौर पे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो तब आपने आउटलाइन बना ली तो क्या चेंजेस उसमें करने हैं, और उस हिसाब से आपको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आउटलाइन बना के भी आपके कौन से मसले हल नहीं हुए अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं।